चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब 2 देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 2 में आपसे बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तथा साथ में ही आपको इसकी जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम की। तो चलिए हम 1 नंबर से इसका देखते हैं। 2 नंबर का 1 नंबर। 1 नंबर में आपकी दो संख्याएं हैं, एक दिया हुआ है 26 और दूसरा है 91। तो देखिए, सबसे पहले इसके हमें अभाज्य गुणनखंड लिख लेना है। तो 26 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चलिए फटाफट, 13 बार में जाएगा, फिर आपका देखिए 13 बार में जाने के बाद ये 13 के टेबल में आएगा ये 1, यानी कि 26 का आपका क्या हो गया, 2 गुने में 13, ये अभाज्य गुणनखंड। इसके साथ ही हम 91 का भी लिख ले रहे हैं। तो 7 से ये जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 तिया 21, 13 बार में, और फिर से इसको 13 बार में 1, यानी कि 91 का गुणनखंड क्या हो गया, 7 गुने में 13। चलिए अब हम अपनी सुविधा के लिए इसको मिटा दे रहे हैं। ये आपका गुणनखंड हो गया, आप इसे कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए, अब इसमें क्या है कि आपको इसके एचसीएफ और एलसीएम दोनों लिखने हैं। तो सबसे पहले हम एचसीएफ लिखते हैं भाई। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ एचसीएफ हो गया किसका, 26 और 91 का। तो एचसीएफ देखिए क्या होता है, एचसीएफ आपका वही होता है ना, जो भी इन दोनों में कॉमन है, या फिर ऐसा बोलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड का जो सबसे लोवेस्ट पावर है दोनों में, उसको ही लिखना है। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड हो उसी को लेना है, जो ना हो उसे नहीं। तो इन दोनों में देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 13, और सबसे लोवेस्ट पावर यानी कि 13 पर घात 1 है, एक ही संख्या है, तो हम 13 ले लें। यानी कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमारा हो गया 13, और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम हमें दोनों में से लिखना क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं में जो गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड को इसमें नहीं लेना है, इसमें दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को लेना है, और सबसे अधिकतम पावर को लेना है, जिसमें जो अधिकतम पावर संख्या है गुणनफल में उसी को लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सारी संख्याएं कितना है, एक बार है, 2 एक बार में है, इसमें 7 एक बार है, और 13 में दोनों में से पावर एक ही, यानी कि 13 को एक बार लेना है। अधिकतम घात, इस पे भी एक घात है, इस पे भी एक घात है, तो दोनों बराबर है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं भाई, 1 को 13 को ले लिया। अब जब इसको हम गुना करेंगे, ठीक, तो आप इसको गुना कीजिएगा, आपका 182 होगा। ठीक, यहाँ तक तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम आ गया। अब आपको ये भी पता करना है कि इसमें एचसीएफ और एलसीएम का गुना करना है। ठीक, तो देखिए आपका एचसीएफ कितना आया भाई, 13, और एलसीएम आपने अभी कितना निकाला, 182, और इन दोनों के गुणनफल जब इन दोनों को हम गुना करेंगे 23 66, ठीक है, ये संख्या आप इसको गुना कीजिए, आपके पास ये संख्या आ जाएगी। ठीक, और साथ ही साथ हमें दोनों संख्याओं के गुणनफल को भी लेना है, यानी कि दो संख्याएं आपका क्या है, ऐसे लिखिए इसको, पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या। अब इन दोनों का गुणनफल आपका देखिए, पहली संख्या आपका है 26, दूसरा है 91। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पे भी ये संख्या क्या आएगा, 23 66 आएगा। यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारा एचसीएफ गुने में एलसीएम है वो बराबर है किसकी, पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या का, और हमें निकालना भी क्या था, यही निकालना था। ठीक, तो ये हमारा 1 नंबर हो गया कंप्लीट। आप इसे यहाँ नोट डाउन कीजिए, इसे मिटाने का हम 2 नंबर बता रहे हैं। दूसरे नंबर में क्या है भाई, एक संख्या है आपका 5 7 10 और दूसरा है 92। तो चलिए इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड को देखते हैं। ये रहा 5 7 10, ये होगा 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर ये आपका 5 2 7 और 5 12, 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 5 15, 8 5 13, ये 5 से जाएगा, 5 जगह 5, 5 7 35, और फिर ये 17 बार में, यानी कि 1। अब इसके सबके गुणनखंड को लिखिए, 2 गुने में 3 गुने में 5 गुने में 17। दूसरी संख्या आपका क्या है, 92। चलिए 92 के फैक्टर करते हैं, ये होगी 46, 23, और ये फिर 23 के टेबल में आएगा। चलिए इसके सभी फैक्टर को लिखते हैं, 2 गुने में 2 गुने में 23। अब देखिए हमें लिखना है इसके एचसीएफ और एलसीएम को। तो एचसीएफ आपका 510 और 92 का क्या होगा भाई, हमें क्या लेना है, इन दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ गुणन। तो देखिए सबसे पहले एक उभयनिष्ठ क्या है, 2, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2। अब एलसीएम भी लेना है हमें इस संख्याओं का, किसका किसका भाई, 510 और 92 का। एलसीएम जब लेते हैं तो हमें क्या देखना होता है कि इन दोनों के गुणनखंड में सभी गुणनखंडों को लेना है, लेकिन किसके, अधिकतम पावर को। तो देखिए यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो हमें 2 कितना बार लेना है, 2 बार। अब दूसरी संख्या क्या है, 5, उसमें एक बार है, इसमें नहीं है, तो उसी को ले ले रहे। फिर 17 और फिर 23। अब ये संख्या आ गया, जब आप इसे गुना कीजिएगा तो इस 23 460। अब हमें इसका एचसीएफ लेना है, सॉरी एचसीएफ हो गया। अब हमें इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल निकालने हैं। एचसीएफ आपका क्या है भाई, एचसीएफ आपने निकाला 2, और एलसीएम आपने अभी निकाला 23 460। जब इसको गुना करेंगे तो हमारे पास क्या संख्या आ जाएगी, 46 920। ठीक है, हमारे पास आ जाएगी संख्या 46 920। और हमारे पास जो पहली संख्या है, इसकी पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या और पहली संख्या का गुणनफल। पहली संख्या आपका है 510 और दूसरी संख्या है 92। इसको भी जब आप गुना कीजिएगा आपके पास आएगा 4 6 9 2 0। इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि भाई हमारा जो HCF और LCM है ना, इन दोनों का गुणनफल बराबर है पहली संख्या का गुने में दूसरी संख्या। और ये हमें क्या करना था, सत्यापित जांच करना था। यहाँ से हमारा 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया। क्या आपको ये आसान लग रहा है? अगर आसान लग रहा है तो कमेंट में क्या करें, जय द्रोण लिखें। ठीक, चलिए 3 नंबर हम देखते हैं। तो हमारे जो तीसरी संख्या है उसमें क्या है, 336 है पहली संख्या और दूसरी संख्या है 54। तो इन दोनों का भी हमें फिर से अभाज्य गुणनखंड करना है। तो फटाफट इसका करें, 2 की टेबल में एक बार में, फिर 2 से 12, 2 16, फिर 2 से 2 16, 2 8। अभी से बहुत जल्दी जल्दी करने की प्रैक्टिस करें ताकि एग्जाम में आप अपने समय बचा सकें और सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कर सकें। 2 4 8, 2 2 4, फिर से 2, अब 3 से जाएगा 7 बार में और ये अंत में 7 से एक बार में। इसके सभी गुणनखंड लिखे, 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 2, 4 बार 2 है, एक बार 3, एक बार 7। ठीक, एक बार 3 है, सॉरी गुने में। दूसरा संख्या है 54। 54 के भी गुणनखंड को लेते हैं, 2 से 2 दूनी 4, 2 7 14। अभी 3 से जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से 3 दिया 9 और वापस एक बार में। इसके सभी गुणनखंड को लेके 2 गुने में 3 गुने में 3 गुने में 3, 3 बार 3, एक बार 2 हो गया। चलिए अब वापस हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ भाई, यहाँ से HCF बनाना है। HCF देखिए आपको क्या लेना है, दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड में अधिकतम पावर 2, इसमें 4 बार है, इसमें 1 बार है, 2 ले लिए, 1 बार बचे 3, 3 इन दोनों में उभयनिष्ठ है लेकिन एक ही बार, इसलिए हम 1 बार लिए। तो इन दोनों का गुना 6, यानी कि 6 हो गया HCF। और LCM हमारा यहाँ पे क्या होगा, LCM हमें क्या लेना है कि सभी गुणनखंडों में से जो अधिकतम है, यहाँ पे जैसे देखिए 2 कितने बार है भाई, 1 2 3 4 बार, इसमें 1 बार, तो अधिकतम घात वाले लेना है। 2 कितना बार है, 4 बार, तो हम 4 बार ले लिए। फिर 3 कितना बार है, इसमें 3 बार है, उसमें 1 बार, तो हम नीचे वाला लेंगे 3 बार 3। और फिर लास्ट में क्या है हमारा, एक में 7 है, दूसरे में नहीं है, ये हमारा संख्या आएगा 3024। और HCF LCM आ गया। अब हमें करना क्या भाई, अब हमें HCF और LCM के गुणनफल निकालने। HCF हमने निकाला 6, LCM निकला 3024, और इसको गुना करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, गुना करके कर लीजिए फटाफट। 6 6 24, हाथ में बचा 2, 6 3 12, 2 14 और 6 3 18, 18 144। ये संख्या हुआ HCF और LCM का गुणनफल। अब हमें क्या लिखना है, इसके पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल लिखना है। पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या। तो देखिए पहली संख्या आपके पास क्या है भाई, पहली संख्या आपके पास है ये 336 और दूसरे में क्या है 54, और इसको जब आप गुना कीजिएगा आपके पास 18 144 आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई इस प्रकार हमारा जो HCF गुने में LCM है, ये बराबर है भाई पहली संख्या का गुना दूसरी संख्या से, पहली संख्या का गुना दूसरी संख्या से। और ये हमारा एक। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। बहुत आसान है, एग्जाम में एक प्रश्न पूछ देते हैं तो आपके लिए आसानी से मार्क्स उठ जाएंगे। अब इसे बनाइए, समझिए और पढ़ते रहिए। देखिए तो 1 नंबर में संख्या है हमारे पास क्या क्या है, एक है संख्या 12, दूसरी है 15 और तीसरी संख्या है 21। ठीक, तो देखिए 12 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एका 3, यानी कि इसके गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुने में 2 गुने में 3। उसी तरह हम 15 का देखते हैं, तो 15 का देखिए 3 गुने में 5, यानी कि 3 5 15, फिर 5 है एक बार में, 5 1 5, इसके गुणनखंड हो गया 3 गुने में 5। अगली संख्या आपके पास क्या है 21, इसके सभी गुणनखंड लिखिए। ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से, 3 से तो 21 और 7 से फिर एक बार में। इसके गुणनखंड क्या क्या आ गए, 3 गुने में 7। तो चलिए अब हमें इसके HCF और LCM निकले। तो सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे, HCF। तो इस प्रकार से HCF किसका किसका, पहला संख्या है 12, दूसरा 15 और तीसरी संख्या क्या है 21। तो इसका HCF याद रखिए, इनमें से जो उभयनिष्ठ होगा और जो लोवेस्ट घात होगा, जैसे इसमें 2 है लेकिन इन किसी में से 2 नहीं है तो 2 नहीं होगा, और 3 है इन सब में 3 है, और सबका लोवेस्ट कॉमन क्या है 1। तो इस प्रकार से यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में हमारा 3 उभयनिष्ठ आया तीनों का, तो HCF हमारा 3 हो गया। और कोई संख्या तीनों में उभयनिष्ठ नहीं है, तो उभयनिष्ठ नहीं है तो हमारा उस संख्या को लेना नहीं है। HCF हो गया तथा इसका LCM लेना है। LCM संख्या का 12 15 और 21 का, 12 15 और 21 का HCF निकाल दिए। अब क्या निकालना है, LCM। तो LCM में हम लिखते हैं अधिकतम घात को। ठीक है, सब में सारे गुणनखंडों में अधिकतम घात को। ठीक, कॉमन जो है वो अधिकतम में चला जाएगा। जैसे 2 यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार 2 लिख लीजिए, और कहीं 3 नहीं है, सब जगह 3 एक एक बार है तो एक ही बार। 5 एक बार है 5, और 7 एक में है एक बार तो एक बार। अब जब इन सारी संख्याओं का गुना करेंगे 420, ये हमारा हो गया इसका LCM। इस प्रकार से हमारा 1 नंबर। 2 नंबर में संख्या क्या क्या है, एक है 17, दूसरा है 23 और चौथा है 29। इसके आप गुणनखंड करने जाइए अगर आपको पता है कि ये तीनों संख्या ऐसी है जो खुद के ही टेबल में आएगी और किसी के टेबल में नहीं आता है, एक और खुद के टेबल में। ठीक, और दूसरा तीसरा 29 है, 29 भी एक और खुद के टेबल में आता है, यानी कि इसके गुणनखंड वही हो जाएगा 17 23 और 29। तो यहाँ से आपको HCF कैसे निकलेगा, HCF आपको किसको लेना है, जो तीनों में उभयनिष्ठ हो। ठीक, 17 23 और 29
इन तीनों में यहाँ पे आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि सब में एक क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो एक ही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। और एलसीएम क्या होगा भाई, इन तीनों संख्याओं का 17, 23 और 29। तो इसका एचसीएफ निकाल लिया एक, एलसीएम देखिए क्या होगा, 17, 23 और 29, 33, 9, 11, 33, 9, ये हमारा होगा आंसर। अब ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम 3 नंबर बनाते हैं। तीसरी संख्या 3 नंबर में क्या है, संख्या है 8 है, 9 है और 15। तो इन सभी का हम क्या करते हैं भाई, फटाफट से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का 4 में 8, फिर 2 बार में, फिर 2 एकम 2, यानी कि 8 के क्या आ गए, 2 गुने में 2 गुने में 2। 9 का लेते हैं उसी तरह से, 9 3 के टेबल में 3 बार में, फिर 3 के टेबल में 3 एक बार में, यानी कि 9 का क्या होगा, 3 गुने में 3। तीसरा संख्या आपका है 25। तो 25 आपको पता है 5 के टेबल में 5 बार में और 5 फिर एक बार में, यानी कि सॉरी ये 15 नहीं 25 है, ठीक। तो 5 गुने में 5, ये सबके गुणनखंड हो गए। तो गुणनखंड लिखने के बाद हम आसानी से इसका एचसीएफ और एलसीएम लिख सकते हैं। तो एचसीएफ आपका इन तीनों संख्याओं का क्या हो जाएगा भाई, देखिए बार बार समझिए, एचसीएफ और एलसीएम बहुत आसान है। एचसीएफ किसको लेना है भाई, इन तीनों में जो उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ कहने मतलब कॉमन, इसमें भी दिखे, इसमें भी दिखे और इसमें भी दिखे, इन तीनों में आपको दिखे और साथ में क्या हो, सबसे लोवेस्ट वाला को लेना है, ठीक है। जैसे इसमें 2 दिख रहा है बाकी में नहीं दिख रहा है, इसमें 3 है बाकियों में नहीं दिख रहा है, इसमें 5 है बाकियों में नहीं दिख रहा है। तो क्या होगा भाई, जब तीनों में कुछ ना दिखे तो हमारा एचसीएफ होगा 1, ठीक। और फिर एलसीएम जब हम लिखते हैं तो एलसीएम इन तीनों संख्याओं का क्या होगा भाई, देखिए एलसीएम में अधिकतम घात को लेना है सब में से। जैसे इसमें 2 3 बार है तो 3 बार ले लीजिए, बाकी 3 का ही नहीं है, इसमें 2 बार है तो 2 बार ले लीजिए, फिर 5 के साथ भी वही। और इन संख्याओं को जब आप गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, गुना कीजिए, गुना करने के बाद आपके पास आएगा संख्या 1800। इसका एलसीएम हो गया, ऊपर एचसीएफ हो गया। आप इसे नोट डाउन कीजिए। फिर हम अगले प्रश्न 4 नंबर पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। 4 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि एचसीएफ 2 संख्याओं का 306 और 657 का 9 दिया है और आपसे एलसीएम इन्हीं दोनों संख्याओं का पूछा जा रहा है। तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है, इसका हम हल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे कि आपको पता है, लिख सकते हैं कि हम जानते हैं भाई, क्या क्या जानते हैं कि हम जानते हैं एचसीएफ और एलसीएम, है ना। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो क्या होता है, संख्याओं के गुणनफल के बराबर। अब देखिए आपको ज्ञात करना है क्या भाई, एलसीएम, एचसीएफ दिया हुआ है, यानी कि आपको एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ, एचसीएफ कितना है, 9 दिया है, बराबर संख्याओं का गुणनफल। संख्या आपके पास क्या है, 306 गुने में 657। अब यहाँ से हमारा एलसीएम रह जाएगा इधर। अब ये संख्या हमारे पास है 306 गुने में 657, ये 9 यहाँ पे गुना में था, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, ठीक। तो भाग में जाएगा। अब देखिए इसको गुना करते हैं, 9 तिया 27 और बचा यहाँ पे कितना 3, 9 चौका 36, यानी कि ये संख्या हो गया एलसीएम आपका 34 गुने में 657। और जब अपना 657 का जो आंसर होगा 22338 होगा, ठीक। अब इसे बढ़िया से देखिए गुना करके, ये आपका आंसर होगा दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी कि जांच करना है। देखिए इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एक चीज आपको पता है कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है ना, तो वो संख्या हमेशा किसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में होगा, 2 गुने 5 के रूप में। तो इसे आप लिखिए कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में होते हैं, ठीक। 2 गुने 5 के रूप में होते हैं। यहाँ पे आपको संख्या क्या दिया है, 6 पर पावर n। अगर हम n की जगह पे 1 रखते हैं, ठीक, तो देखिए 6 पर पावर 1 हो जाएगा। 6 पर पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 6। इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब तोड़ेंगे तो 2 गुने में 3 होगा। वहीं अगर हम n बराबर 2 लेते हैं, ठीक, जब n बराबर 2 लेंगे तो यहाँ पे 6 पर पावर 2 हो जाएगा, जिसका अर्थ हो गया 6 गुने में 6। और जिसको फिर से हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे तो 2 गुने में 3, फिर से 2 गुने में 3 होगा। या फिर n बराबर 3 4 5 कुछ भी लें तो फिर जो 6 है उसके ऊपर पावर उतना हो जाएगा, फिर उसको हम उस फॉर्म में लिखेंगे और फिर से जब उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो प्रत्येक बार क्या होगा, 2 गुने में 3, 2 गुने में 3 और वापस 2 गुने में 3 होगा। तो यहाँ से हम प्राप्त करते हैं कि भाई 6 पर पावर n के किसी भी मान के गुणनखंड में 2 तो है किंतु 5 नहीं है। जब 5 नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या n नहीं होगा जिसके 6 पर पावर n अंक 0 पर क्या होंगे, समाप्त हो सकते हैं, ठीक। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए इस प्रश्न संख्या में आपसे पूछा जा रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुने में 11 गुने में 13 प्लस 13, और दूसरी संख्या 7 गुने में 6 गुने में 5 गुने में 4 गुने में 3 गुने में 2 गुने में 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, आपको व्याख्या करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 प्रकार से संख्याएं दी गई है। एक संख्या आपके पास क्या है, 7 गुने में 11 गुने में 13 और प्लस में 13 है, और दूसरी संख्या आपके पास है 7 गुने में 6 गुने में 5 गुने में 4 गुने में 3 फिर 2 फिर 1 और प्लस में 5 है। इन दोनों संख्याओं को आपको बताना है कि ये भाज्य कैसे है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस 13 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 7 गुने में 11 और प्लस 1 बचता है। तो फिर इसको जब हम देखेंगे तो ये 13
गुने में क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक, दूसरी ओर यहाँ पे हमारे पास क्या संख्या है 7 गुने में 6, तो यहाँ पे 5 है, प्लस में 5 है, तो 5 को हम क्या कर रहे हैं कॉमन ले ले रहे हैं। यहाँ हमारे पास 7 गुने में 6 गुने में 4 गुने में 3 गुने में 2 गुने में 1 और प्लस में 1 बचेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 गुने में 1 0 0 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 1 ये संख्या है, यानी कि यहाँ पे 7 गुने में 6 गुने में 4 गुने में 3 गुने में 2 करेंगे तो 1008 होगा। ठीक, अब देखिए आपके पास यहाँ पे 5 गुने में 1 संख्या हो गया और यहाँ पे 13 गुने में 1 संख्या हो गया। तो यहाँ जो भी संख्या है हम कह सकते हैं कि इसका क्या है 1 के अलावा और भी गुणनखंड है। ठीक है, तो इस वजह से ये संख्या क्या है भाज्य है। क्या है भाई, भाज्य संख्या है। ये भाज्य संख्या है क्योंकि इसका एक के अलावा भी अभाज्य गुणनखंड है। एक के अलावा भी गुणनखंड है, एक के अलावा भी गुणनखंड है। सेम यहाँ पे यही चीज़ आपको लिखना है, यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसका एक के अलावा भी गुणनखंड है। ठीक, इसको उतारिए। अब इसका हम अंतिम प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है ना, यानी कि ये मान के चलिए एक खेल का मैदान है। ठीक है, और इसके बाहरी ओर क्या है एक वृत्ताकार एक सर्कुलर पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मान के चलिए यहाँ से अगर सोनिया स्टार्ट करती है ना, तो उसे पूरे 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाकर यहाँ आने में, और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, ठीक है, रवि को कितना मिनट लगता है भाई, रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक, तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, यानी कि सोनिया और रवि दोनों एक ही साथ एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करता है, और फिर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि आपको बताना है कितने समय बाद वे वापस प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक, तो चलिए, यानी कि कहने का मतलब आप इन दोनों संख्याओं का क्या करें एलसीएम लगा लें। ठीक, एलसीएम निकालते ही आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, और दोनों मिनट में है तो इसलिए आपको किसी में चेंज करने की जरूरत नहीं, बस दोनों संख्याओं का एलसीएम, दोनों संख्याओं का एलसीएम लेने पर। ठीक, तो जब एलसीएम लेंगे दोनों संख्याओं का, पहली संख्या आपका कितना है भाई 18 और दूसरी संख्या 12, दोनों का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ये 2 9 18 3 3 9, 3 के टेबल में एक बार में, यानी कि 18 का होगा 2 गुने में 3 गुने में 3, और दूसरा संख्या है 12 जो 2 छक्का 12 2 3 6, फिर 3 के टेबल में एक बार में 3, यानी कि 2 गुने में 2 गुने में 3। ठीक, अब लिखना क्या है आपको एलसीएम लिखना है, तो इस प्रकार से यहाँ पे एलसीएम क्या निकलेगा 18 और 12 का। तो देखिए 18 और 12 का एलसीएम में हम क्या लेते हैं अधिकतम घात को लेते हैं। यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो 2 को आपको 2 बार लेना है। यहाँ पे 3 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो 3 को अधिकतम घात 2 वाले लेने। तो इसको जब गुना करेंगे 2 दूनी 4 4 तिया 12 और 12 तिया 36, ये क्या है मिनट है ना, यानी कि दोनों संख्याओं पे 36 मिनट आया एलसीएम। तो हम कह सकते हैं इसको यहाँ पे कि 36 मिनट बाद है ना वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप गुरुकुल ड्रोन के इस चैनल पर कमेंट करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, और साथ ही टेलीग्राम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमसे बने रहिए और अपने क्लास 10 की तैयारी हमारे साथ जैक बोर्ड वाले बच्चे जमकर करें।